everybody, welcome to Humanities Prodigy, your very own channel where you learn and earn knowledge. I am your educator Vanshita, and today we're going to start this journey by studying the first chapter of Psychology, class 12, that is Variations in Psychological Attributes. As you can see, मेरे right side पे I have some flashcards for you, and on my left side I have your textbook. सो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले प्लीज 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 हैव योर टेक्स्ट बुक्स विद यू. बेड पे पढ़कर पढ़ाई नहीं होती है. एंड ऑल्सो हैव अ पेंसिल विद यू. ओके. सो वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या है? वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का मतलब सिर्फ इतना है कि हर एक इंसान में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अलग अलग ट्रेट्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाट gives variety in so many people around us that we see. Okay, बहुत ही सिंपल टाइटल है. एंड किस तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर. तो फर्स्ट थिंग के चार टर्म्स हैं: वेरिएबिलिटी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सिचुएशनिज्म एंड असेसमेंट. अब वेरिएबिलिटी का मतलब क्या है? वेरिएबिलिटी नेचर है, क्योंकि अगर हमारे पास आसपास कुछ भी नहीं होगा अलग अलग देखने का, तो हम परसीव ही क्या कर रहे हैं? अगर हम सेम ही चीज देखी जा रहे हैं, सेम ही चीज देखी जा रहे हैं, तो हमारा माइंड ब्लॉक हो जाएगा. जब हम अलग अलग चीजें देखते हैं तो एक्चुअली ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, वो डिफाइन कर पाता है कि हाँ ये चीज ये है, ये चीज ये है. और उसी तरीके से हमारे ब्रेन को पता चलता है कि इन अलग अलग चीजों का अलग अलग मतलब है. इसीलिए सब चीजों की हाइट, वेट, स्ट्रेंथ, हेयर कलर एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज डिफरेंट. मे बी बहुत सारे लोगों में एक सेम सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख जाए, बट उसके अलावा भी उनके उस सेट में काफी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो डिफरेंट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टर्म, इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं? जस्ट लाइक आई सेड, ये सब ना एक्चुअली इंटर रिलेटेड ही है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड. इतना मुश्किल है नहीं, बट एक बार समझ लोगे, सुन लोगे तो पता चल जाएगा. इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब साइकोलॉजिस्ट जो है, वो जो डिस्टिंक्टिवनेस है ना और वेरिएशन है पीपल के कैरेक्टरिस्टिक्स में और बिहेवियर पैटर्न्स में, उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस बोलते हैं. जस्ट लाइक आई सेड, सबके सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. वो पर्सनैलिटी है ना, वो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, वो डिफरेंट है, तभी वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं. थर्ड टर्म, सिचुएशनिज्म. व्हाट इज सिचुएशनिज्म? सिचुएशनिज्म इज वेरी सिंपल. इसका मतलब इज वेरी क्लोज टू द टर्म इटसेल्फ. सिचुएशन में किस तरीके से हम एक्ट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में, उसे सिचुएशनिज्म कहते हैं. अलग अलग इंसान अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं. ऑल्सो अनदर पॉइंट इन दिस इज कि अलग अलग सिचुएशंस में आप किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो वो भी अलग अलग होता है. नॉट ओनली डिफरेंट people react different in a situation, but different situations also have different reactions to them. अगर कोई सैड है तो आप उसके पास जाके हंसने नहीं लग जाओगे. यू आर गोइंग टू empathize with that person or simply sympathize, if not empathize. So that is what situationism is. आप उसके सामने जाके हंसने नहीं लग जाओ. Assessment. The fourth term is assessment. Now what is that? Assessment is the first step in understanding a psychological attribute. मतलब कि अगर किसी के भी तरीकों को इवेल्युएट करना है, सो उसको असेसमेंट कहते हैं. जो कुछ भी साइंटिफिक प्रोसीजर्स से हम मेजर करते हैं अबाउट अ पर्सन इज नोन एज असेसमेंट. अगर हम हरीश के बारे में बात करते हैं, इज डोमिनेंट, हरीश इज डोमिनेंट, तो हम उस डिग्री ऑफ डोमिनेंस के बारे में बात करेंगे जब हम असेस करेंगे कि एक इंडिविजुअल में डोमिनेंस की कितनी डिग्री है.
अब assessment can be of two types, informal and formal. Formal assessments मतलब objective, standardized and organized, जैसे कि एक जॉब इंटरव्यू में. ऑन द अदर हैंड इनफॉर्मल असेसमेंट यानी कि केस टू केस वेरी करता है. जो असेसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से बात करना चाहता है, किस तरीके से पूछना चाहता है. तो वो बहुत ही लाइट और इनफॉर्मल तरीके से होता है. कमिंग ऑन टू डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. डोमेन्स ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब एक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को हम किस किस डोमेन में स्टडी कर सकते हैं. इंटेलिजेंस में कर सकते हैं, एप्टीट्यूड में कर सकते हैं, इंटरेस्ट में कर सकते हैं, पर्सनालिटी और वैल्यूज में कर सकते हैं. तो इंटेलिजेंस मतलब कि जो जस्ट गिव इट अ रीडिंग यू विल अंडरस्टैंड. बट अगर मैं कीवर्ड्स हटाकर बोलूँ, बात करूँ, तो इंटेलिजेंस क्या है? किसी भी प्रॉब्लम से डील करने की समझ को इंटेलिजेंस बोलते हैं. एप्टीट्यूड क्या है? कोई भी स्किल को हम कितनी जल्दी एक्वायर कर पा रहे हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, उस पोटेंशियल को एप्टीट्यूड कहते हैं. किसी भी इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में अगर हमारा इंटरेस्ट है तो वो किस तरीके से है, हम क्या चीज़ ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं पसंद कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट है. पर्सनैलिटी मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं सबके यूनिक. उसको पकड़कर जब हम एक सेट बना लेते हैं, एक चेन बना लेते हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को पकड़कर, वो कंपाइल होकर हमारी एक पर्सनैलिटी बन जाता है. सो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स लीड टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज. वैल्यूज मतलब के किसी भी चीज को सही या गलत समझने की क्षमता हमें जिस बिलीफ से मिली है वो एक वैल्यू सिस्टम है हमारा. तो जिस भी चीज को हम समझते हैं कि वो हमारा आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर है, मतलब वो एक्चुअली आपकी वैल्यू है. वही जो मैंने आपसे कहा, सही और गलत समझने की क्षमता को, उसकी सही और गलत समझने की कैपेसिटी को वैल्यूज कहते हैं. Now, to measure your psychological attributes, you need some assessment methods. So, what are those assessment methods? Psychological tests, interview, observation, case study, and self report. What is a psychological test? A psychological test is an objective and standardized measure of an individual's mental and or behavioral characteristics. इसका मतलब है कि किसी भी तरीके के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को अगर हम जानना चाहते हैं तो हम एक साइकोलॉजिकल टेस्ट से जान सकते हैं. किसी भी तरीके मतलब अलग अलग टेस्ट के थ्रू हम अलग अलग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को, उनके बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक को जान सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. वो टेस्ट ऑलरेडी बने होते हैं एंड आई थिंक आपके स्कूल में प्रैक्टिकल्स कंडक्ट भी कराए होंगे. सो दैट इज व्हाट अ साइकोलॉजिकल टेस्ट एक्चुअली इज. मूविंग ऑन टू इंटरव्यू. व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू का मतलब बहुत सिंपल है, किसी से भी इंफॉर्मेशन सीख करना. वो 1 to 1 बेसिस पे हो सकता है, वो 1 to many बेसिस पे हो सकता है, वो many to 1 बेसिस पर हो सकता है, वो many to many बेसिस पर भी हो सकता है. आपसे कोई भी सर्वे करके इंटरव्यू कर सकता है, जैसे कि सेल्स पर्सन करते हैं डोर टू डोर सर्वे. या फिर इफ आपके पास, आपने कभी ये चीज़ नोटिस की होगी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बहुत आते हैं टू रजिस्टर द डाटा और चेक द डाटा कि अगर आप घर पर हैं, आपके घर पे कितने फैमिली मेम्बर्स हैं एंड एवरीथिंग. दे आस्क देयर एज, देयर जेंडर एंड एवरीथिंग. सो दैट इज़ एन इंटरव्यू. उससे भी अच्छे तरीके से यू विल गेट टू नो कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सिलेक्ट करता है, दैट इज़ एन इंटरव्यू. जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर जर्नलिस्ट नेशनल या इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के इश्यूज को डिस्कस करते हैं, किसी का इंटरव्यू लेते हैं, दैट इज एन इंटरव्यू. केस स्टडी. व्हाट इज अ केस स्टडी? केस स्टडी मतलब एक किसी के भी लाइफ के बारे में या उनके पास्ट के बारे में अगर आपको जानना है, टू फाइंड आउट कि अगर उनके वो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं तो वो क्यों हैं, उनके साइको सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से ऐसा क्या रहा होगा उनका इन्वायरमेंट जिसकी वजह से उनके ऐसे
एट्रीब्यूट्स हैं। दैट इज केस स्टडी, किसी की पास्ट हिस्ट्री को जानना। एंड ऑब्जर्वेशन इज जब आप एक्चुअली उस पर्सन को या तो दूर से या तो उनको बता कर कि मैं आपको ऑब्जर्व करने वाला हूँ, बट अगर बता कर करते हैं तो आपके रिजल्ट्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। जब आप बिना बताए किसी को ऑब्जर्व करते हैं, किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं, तो यू विल सी कि हाँ, दिस इज हाउ द पर्सन इज रिएक्टिंग इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो वो भी एक अलग तरीका हो जाता है टू असेस समबडी। सेल्फ रिपोर्ट, सेल्फ रिपोर्ट जनरली उतना रिलायबल सोर्स नहीं माना जाता है फॉर असेसमेंट, क्योंकि सोशल डिजायरेबिलिटी की वजह से बहुत सारे ऐसे आंसर्स दे देते हैं जो कि सच नहीं होते। सेल्फ रिपोर्ट में आप बहुत सारी ऐसी चीजें लिख देते हो जो आपको पता है कि सच नहीं है, पर आपको लगता है कि यार ये ऐसा होना चाहिए। दैट इज व्हाट सोशल डिजायरेबिलिटी इज। तो दैट इज सेल्फ रिपोर्ट, एंड सेल्फ रिपोर्ट को डिजायरेबल नहीं माना जाता। तो व्हाट ऑल असेसमेंट मेथड्स आर देयर? साइकोलॉजिकल टेस्ट, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी एंड सेल्फ रिपोर्ट। नाउ मूविंग ऑन to the actual major part of this chapter, intelligence. Intelligence क्या है? According to Oxford Dictionary, the power of perceiving, learning, understanding and knowing is intelligence. वो कहना चाह रहे हैं कि किसी चीज को पहले परसीव करना, फिर उस चीज को सीखना, फिर उसे समझना और फिर उसे जानना नॉलेज है, इंटेलिजेंस है। एल्फ्रेड बिने कह रहे हैं द एबिलिटी टू जज वेल, अंडरस्टैंड वेल एंड रीजन वेल इज इंटेलिजेंस। मतलब किसी चीज को पहले परखना, उसे समझना और फिर उसके बारे में अपनी राय देना इज इंटेलिजेंस। वेशलर कह रहे हैं द ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रैशनली, एक्ट पर्पसफुली एंड टू डील इफेक्टिवली विद हर हिज एनवायरनमेंट इज इंटेलिजेंस। वेशलर इज ट्राइंग टू से कि किसी भी सिचुएशन को एनालाइज करके जिस तरीके से, जिस समझदारी से one reacts is known as intelligence. Now, there are so many theories of intelligence, जिनको समझने के लिए we'll have to understand these two approaches, psychometric approach and information processing approach. Psychometric approach क्या है? Psychometric approach एक इंटेलिजेंस को एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज कंसिडर करती है। वो किसी एक सिंगल इंडेक्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज के टर्म्स में परफॉर्मेंस को एक्सप्रेस करती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच ऑन द अदर हैंड डिस्क्राइब्स द प्रोसेसेस पीपल यूज इन इंटेलेक्चुअल रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। वो सिर्फ एक फील्ड में नहीं रहकर बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स में इंटेलिजेंस को देखते हैं। साइकोमेट्रिक अप्रोच सिर्फ एक तरीके से एक विजन को लेकर चलती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एक से ज्यादा विजन को लेकर चलते हैं टू अंडरस्टैंड दीज थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। One or unifactor theory by Alfred Binet is the first theory that we are going to study. So Alfred Binet कहते हैं कि या तो कोई इंसान इंटेलिजेंट है या तो वो नहीं है। There is no in between for him. वो समझते हैं कि एक सेट ऑफ एबिलिटीज होती है जो कि कोई भी या फिर हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, एंड दैट इज व्हाट इंटेलिजेंस इज। सो दैट इज वाई उनकी थ्योरी का नाम है यूनी और वन फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी चार्ल्स स्पीयरमैन ने दी फिर उनके बाद 1927 में। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जी फैक्टर और एस फैक्टर्स टू टू फैक्टर्स होते हैं। जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर, एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर। जनरल फैक्टर में ही सेज कि जनरल फैक्टर में ऐसे मेंटल ऑपरेशंस हैं जो कि सबके लिए कॉमन है फॉर ऑल परफॉर्मेंसेस, बहुत ही जनरल और बेसिक मेंटल ऑपरेशंस। एस फैक्टर में, दैट इज स्पेसिफिक फैक्टर्स में, ही सेज कि अगर कोई एक्सीलेंट सिंगर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई साइंटिस्ट है या एथलीट है, जी फैक्टर में तो हाई है ही, बट इन एडिशन टू दैट दे हैव सम स्पेसिफिक एबिलिटीज जो कि उन्हें एस फैक्टर में भी एक्सेल करने दे रहे हैं।
उसके बाद लुई थर्स्टन गेव हिज थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। वो अपनी थ्योरी में ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज से मिलकर बनती है, एंड each of those 7 primary mental abilities are independent of the others. What are those 7 primary mental abilities? Verbal comprehension, यानी कि किसी भी वर्ड को समझना, उस वर्ड के मतलब को समझना। न्यूमेरिकल एबिलिटीज, कैलकुलेशंस, स्पैशियल रिलेशंस यानी कि विजुअलाइज करना चीज़ों को। परसेप्चुअल स्पीड यानी कि कितने जल्दी हम किसी चीज़ को समझ रहे हैं। वर्ड फ्लुएंसी यानी कि कितने फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली we're able to use words, we're able to create sentences and communicate. मेमोरी यानी कि किसी भी चीज़ को रिकॉल करना। इंडक्टिव रीजनिंग, जनरल रूल्स से फैक्ट्स को प्रेजेंट करना इज इंडक्टिव रीजनिंग। ये थी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दैट लुई थर्स्टन गेव। उसके बाद आर्थर जेंसन गेव हिज हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें लेवल 1 है एंड लेवल 2 है। लेवल 1 एसोसिएटिव लर्निंग है एंड लेवल 2 कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस है। एसोसिएटिव लर्निंग यानी कि कोई भी ऐसा आउटपुट जो इनपुट से एकदम सेम है या तो थोड़ा सा डिफरेंस है बस, दैट इज रोट लर्निंग। या फिर हम कह मेमोरी किसी की, कि अगर कोई इंस्टेंस हुआ था तो उसको ऐसे की ऐसी याद है, उसको वो बात ऐसी की ऐसी याद है, या फिर थोड़ा बहुत भूल गए बट याद है। एंड रोट लर्निंग जो कि रट्टा मारना। लेवल 2 कोग्निटिव कॉम्पिटेंस, मतलब किसी कॉन्सेप्ट को एक्चुअली समझना और फिर किसी और को बताना, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ लेना। दैट इज व्हाट cognitive competences. So, level 2 cognitive competence involves higher order skills as they transform the input to produce an effective output. मतलब लेवल 1 में जैसा इनपुट दिया वैसा आउटपुट आ गया, ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं हुआ, बट उस आउटपुट से कोई लर्निंग नहीं हुई। लेवल 2 में जब हमने इनपुट दिया तो उस इनपुट को एक्चुअली समझा और फिर आउटपुट दिया, इफेक्टिव आउटपुट आया, उससे लर्निंग हुई। That is what Arthur Jensen did. Our next theory is structure of intellect model by J.P. Guilford. Now this theory is a little complex and is difficult to understand, but J.P. Guilford इस theory में ये कहते हैं, इस model में rather ये कहते हैं कि intellectual traits को वो 3 dimensions में classify करते हैं, operations, contents and products में। ऑपरेशन वो है जो कोई करता है, जो रिस्पोंडेंट कर रहा है जब उसको कोई स्टिमुलस मिल रहा है। उसमें कोग्निशन इंक्लूड होती है, मेमोरी रिकॉर्डिंग, उस मेमोरी को रिटेंशन उसकी, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन। ये सब चीजें आर ऑपरेशन जो कोई रिस्पोंडेंट कर रहा है ऑन अ गिवन स्टिमुलस। कॉन्टेंट्स उसके बाद रेफर टू द नेचर of materials or information on which intellectual operations are performed, मतलब कि visual, auditory, symbolic, semantic, behavioral। जिस तरीके से कोई भी intellectual operation perform हो रहा है उसे content कहते हैं। Product refers to the form in which information is processed by the respondent। जिस तरीके से वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो गई है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट्स को यूनिट्स में, क्लासेस में, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशंस में डिवाइड किया हुआ है। ये क्लासिफिकेशन जो है वो गिलफर्ड ने दी 1988 में। ये 6 into 5 into 6 कैटेगरीज पर काम करती है। इस मॉडल में 180 सेल्स है ऑल टुगेदर, और हर सेल is expected to have at least one factor of। तो जेपी गिलफोर्ड की जो ये थ्योरी है उसका स्ट्रक्चर समझना कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट अगर हमें ये पता हो कि कौन सी डायमेंशंस है जिसमें उन्होंने इसे डिवाइड किया हुआ है और उन डायमेंशंस के अंडर क्या क्या चीज आती है, एंड देन हाउ ही हैज बाइफर्केटेड दीज कैटेगरीज
और फिर 180 सेल्स बनते हैं, ये अगर हमें पता हो तो वी कैन पुट अप अ नाइस आंसर ऑल टुगेदर। ज़्यादा बड़ा कोई क्वेश्चन वैसे आएगा भी नहीं इस पर। दिस थ्योरी I understand might be a little difficult to understand, but घूम फिर के what he is actually trying to say is कि जब वो एक स्ट्रक्चर बन रहा है 180 सेल्स का, उस हर एक सेल में इंडिविजुअली एटलीस्ट कोई एक फैक्टर या कोई एक एबिलिटी होगी, या फिर किसी एक सेल में एक से ज्यादा भी होगी, और इसी चीज को वो इंटेलिजेंस समझ रहे हैं। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि ईच फैक्टर इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ ऑल 3 डायमेंशंस। हर एक फैक्टर को इन तीनों डायमेंशंस में लेकर चलते हैं और फिर समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है। तो यहाँ तक हमने अभी तक जो भी 4 थ्योरीज वी अंडरस्टूड, दे वर they were representations of psychometric approach. इसके बाद जो भी अब हम 3 थ्योरीज पढ़ने वाले हैं, वो सारी थ्योरीज are going to be understood by information processing approach. I think मैंने पहले कह दिया था कि साइकोमेट्रिक अप्रोच में 4 थ्योरीज है, साइकोमेट्रिक अप्रोच में 5 थ्योरीज है। यूनी और 1 फैक्टर थ्योरी, देन 2 फैक्टर थ्योरी, then primary mental abilities की theory, then hierarchical model and structure of intellect model. And अब information processing approach में we have theory of multiple intelligence by Howard Gardner, triarchic theory of intelligence by Robert Sternberg, and PASS model by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby. Okay, so moving forward, theory of multiple intelligences में हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि एक इंसान बहुत ही अलग अलग तरीके से इंटेलिजेंट हो सकता है। दैट कुड बी लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल तरीके से, इंट्रापर्सनल तरीके से, इंटरपर्सनल तरीके से, बॉडीली काइनेस्थेटिक तरीके से, नेचुरलिस्टिक, स्पैशियल या फिर म्यूजिकल। कोई भी इनमें से एबिलिटी हो सकती है विच मेक्स अ पर्सन इंटेलिजेंट इन दैट फील्ड। एल्ट्रे बिने की थ्योरी से एकदम ही अलग। वो कहते हैं कि या तो कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है या तो वो नहीं है, बट हावर्ड गार्डनर कहते हैं कि कोई भी इंसान अलग अलग चीज़ों में या एक से ज़्यादा चीज़ों में भी इंटेलिजेंट हो सकता है। तो लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज का यूज़ करना अच्छे से, लॉजिकल मैथमेटिकल यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, स्पैशियल यानी कि विजुअल इमेजेस एंड पैटर्न्स में, म्यूजिकल यानी कि the ability to produce and manipulate musical rhythms, patterns, bodily kinesthetic मतलब कि बहुत ही फ्लेक्सिबल बॉडी होना और उसको क्रिएटिवली यूज़ करना, इंटरपर्सनल मतलब किसी के साथ अपने रिलेशंस बहुत ही अच्छे से एस्पेक्ट कर उन्हें अंडरस्टैंड करना, इंट्रापर्सनल यानी कि अपनी फीलिंग्स को समझना, नेचुरलिस्टिक इन्वायरमेंट के साथ जुड़े रहना। दिस इज़ व्हाट Howard Gardner's theory of multiple intelligences says. Next theory is triarchic theory of intelligence by Robert Sternberg. इन्होंने ये theory दी 1985 में ही propose this theory. According to him, intelligence is the ability to adapt, to shape and select environment to accomplish one's goals and those of one's society and culture. इनकी theory में there are 3 basic types of intelligence: componential, experiential and contextual. Componential intelligence में एक प्रॉब्लम को क्रिटिकली एनालाइज करना इज इंटेलिजेंस इस स्टेज पर। Componential intelligence is also known as analytical intelligence. इसमें इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाता है एंड फिर प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। इसके भी देयर आर 3 स्टेजेस इन दिस। फर्स्ट इज द नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, मतलब पहले प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ जान लेते हैं एंड सीख लेते हैं। द सेकेंड इज द मेटा और हाई ऑर्डर कंपोनेंट विच इन्वॉल्व्स उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या क्या करना चाहिए उसकी प्लानिंग करना। एंड द थर्ड इज
परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जिसमें एक्चुअली सारी प्लानिंग इम्प्लीमेंट की जाती है. दिस इज componential intelligence. Now, the second stage is contextual intelligence. Contextual intelligence को practical intelligence भी कहा जाता है. इसमें it involves the ability to deal with environmental demands जो कि on a daily basis encounter किए जाते हैं. Practical intelligence यानी कि street smartness या फिर business sense, रोज के जुगाड़ is practical और contextual intelligence. उसके अलावा था एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस मतलब अपने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस को यूज करना और फिर कोई एक्शन लेना इज नोन एज एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस. अगर किसी का हाथ गर्म तवे पर लगता है तो आपको आपके पास्ट एक्सपीरियंस से पता होता है कि अब आपने दोबारा उस चीज पर हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो जल जाएगा. So that is experiential intelligence. These were the three types of intelligence that he talked about in his theory. Now, finally moving forward to the last theory of this chapter, Past Model of Intelligence by J.P. Das, Jack Naglieri, and Kirby. They proposed this theory in 1994. Isme there are three things that we are going to study about: arousal attention, which is A, simultaneous and successive processing, that is SS, and planning, that is P. What is arousal and attention? The state of arousal is basic to any behavior as it helps us in attending to stimuli. किसी भी stimulus को when you're attending, that is attention. Arousal, a state of arousal. किस stimulus को आपने कितना attention देना है, that depends on the person. When you're told कि आपको टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है and you're given a week to prepare for the test, if you start from that point onwards, it is going to be very beneficial for you. आपने उसको जितनी जल्दी एड्रेस किया सिचुएशन को, जितनी जल्दी आपने उस सिचुएशन को अटेंड किया, इट इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू. और जितना लेट आप स्टार्ट करेंगे, एक दिन पहले अगर आप करते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू. फिर आपको टाइम लगेगा ज़्यादा. सो किस चीज़ को कितनी अटेंशन देनी है, दैट यू शुड नो. अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को हम किस तरीके से अपने माइंड में डाल पा रहे हैं, किस तरीके से उसे प्रोसेस कर पा रहे हैं, इज नोन एज साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव प्रोसेसिंग. अपने नॉलेज सिस्टम में कोई भी इंफॉर्मेशन को रजिस्टर करने के दो तरीके हो सकते हैं. एक होता है साइमल्टेनियस, दूसरा होता है सक्सेसिव प्रोसेसिंग. Simultaneous processing helps you in grasping the meaning and relationship between the given abstract figures. Successive processing takes place when you remember all the information serially so that the recall one leads to the recall of another. Successive is like learning of digits or alphabets. 1 2 3 4, आपको पता है 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा. Alphabets में you know A के बाद B आएगा, B के बाद C आएगा. So that is serially you have learned that information. Simultaneous processing में एक इवेंट के बाद आपको याद आता है कि अरे इसके बाद ये होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब आप स्कूल जाते हो तो आपको पता होता है आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कि पहले हमारी असेंबली होगी, फिर हम फर्स्ट पीरियड से स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पीरियड हमारा इस सब्जेक्ट का होगा, सेकंड पीरियड हमारा इस सब्जेक्ट का होगा. फिर every day of the week you know your timetable. Simultaneously that information has been processed in your mind. The third thing is planning. This is an essential feature of intelligence. किसी भी information को attend करने के बाद you should know how to proceed with that information, how to plan and how to actually perform on that plan. सारे पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन को समझने का टाइम हमें मिलता है प्लानिंग के थ्रू. किस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस टारगेट पे हमें पहुंचना है, कैसे उसकी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना है,
All this comes under planning. These past processes operate on a knowledge base developed either formally by reading, writing and experimenting or informally from the event. अब इसमें एक battery of tests भी they have developed, cognitive assessment system SAS. It consists of verbal as well as non-verbal tasks that measure basic cognitive functions presumed to be independent of schooling. The battery of tests is meant for individuals between 5 and 18 years of age. तो ये सबको टेस्ट करने के लिए they've also made developed a battery of tests which is known as cognitive assessment system. And with this हमारी theories तो at least खत्म होती है. Next topic is individual differences in intelligence. Intelligence, interplay of nature and nurture. इसमें they're trying to say कि how biological and environmental factors shape the personality of a child. किस तरीके से it affects the personality of the child. So यहाँ पर they've taken the example of identical twins who reared together जिनकी compatibility और say physical traits 0.90% same है. Identical twins जो those who are raised apart उनकी 0.72% same है. They correlate उस तरीके से according to what they're taught. तो उनके जीने का तरीका किस टाइम पे वो क्या कर रहे हैं how they're going to react that correlates. So fraternal twins क्योंकि वो already अलग sacs में होता है so उसमें भी there are genetic differences. उन जेनेटिक डिफरेंसेस के साथ साथ इन्वायरमेंट डिफरेंसेस भी रखकर देख रहे हैं कि कैसे कोरिलेशन हो रहा है. तो उनका 0.60% हो रहा है और उसके बाद सिबलिंग्स जो कि काफी गैप में हो रहे हैं प्रॉब्ली ईयर्स के गैप में हो रहे हैं they also correlate. The ones who are staying together they correlate about 0.50% and the ones who are reared apart for about 0.25%. So the correlation is there. उनके इंटेलिजेंस पर in the way how they deal with things, how they react to stimulus, how they pay attention to stimulus is based on their nature and nurture. That is heredity, biologically and environmentally. Talking about adopted children. Adopted children's intelligence is more like their biological parents, but as they start growing in age, the environmental factors also start to dive in and shape their personality, which then makes their personality move closer to their adoptive parents. And of course, biological parents' के भी traits are there because of heredity, but environmental also plays a very big role. That is what they're trying to say here. उसके बाद how are we going to assess intelligence? Through IQ. And now let's see how we got to the concept of IQ. 1905 में Alfred Binet Theodore Simon ने अपना first successful attempt किया to formally measure intelligence. And then in 1908 they revised their scale और फिर उन्होंने concept दिया of mental age and chronological age. Mental age किसी भी इंसान की इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को दिखाता है अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप. सो उनके स्केल में इट इज देयर कि इस एज ग्रुप के लोगों का इतना मेंटल एज होना चाहिए. दे शुड एंड क्रोनोलॉजिकल एज इज योर बायोलॉजिकल एज, द इयर्स दैट यू हैव एक्चुअली लिव्ड. सो व्हेन किसी का मेंटल एज उनके क्रोनोलॉजिकल एज से ज़्यादा होता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्राइट चाइल्ड. एंड जब किसी का मेंटल एज इज लेस देन दैट क्रोनोलॉजिकल एज इट इज सेड टू बी अ रिटार्डेड चाइल्ड. नाउ मेंटल एज तो कितनी भी बड़ी हो सकती है एंड दैट इज व्हाट मेक्स अ पर्सन इंटेलिजेंट, more intelligent than the other people.
जीनियसेस जिनको हम कहते हैं, उनकी मेंटल एज इज वे मोर देन नॉर्मल पीपल. सो दैट इज दैट. एंड व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज जब किसी की मेंटल एज उनके क्रोनोलॉजिकल एज से 2 साल छोटी होती है तो वो रिटार्डेड होते हैं, और उससे भी कम हो तो दे नीड स्पेशल अटेंशन. 1912 में विलियम स्टर्न एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट आए, एंड देन ही डिवाइस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशंट. वो एक्चुअली उस मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता था उसे जो नंबर आता है उसे इंटेलिजेंस क्वोशंट कहते हैं. एंड उस नंबर से हमें पता चल जाता है कि यस, दिस पर्सन इज नॉर्मल, दिस पर्सन नीड्स अटेंशन, दिस पर्सन इज अ प्रोडिजी. तो इस तरीके से IQ इज कैलकुलेटेड. एक नॉर्मल कर्व है यहाँ पर इन योर बुक. दिस टेल्स नाउ दिस नॉर्मल कर्व शोज कि जो IQ है एक एवरेज पर्सन का वो 100 है, और नॉर्मली लोगों का IQ 70 से 130 के बीच में फॉल करता है. 100 से ज्यादा हो तब भी वो इंटेलिजेंट ही माने जा रहे हैं, बट अगर 130 से ज्यादा हो गया है तो दे आर कंसिडर्ड टू बी वेरी सुपीरियर. 70 से नीचे जाते जाते अलग अलग स्कोर्स के हिसाब से उनकी इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी का पता चलता है. माइल्ड है, मॉडरेट है, सिवियर है या प्रोफाउंड है. और नॉर्मली हम सब इंसानों का देखा जाता है कि 100 IQ है. उससे थोड़ा सा ज्यादा होता है तो दे कंसिडर टू बी मोर देन एवरेज एंड सुपीरियर. के बाद आता है इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड एंड इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड चाइल्ड. जो मैंने अभी आपको बोला कि above 130 are considered to be very superior according to the normal curve, और 70 से नीचे के स्कोर वाले are considered to be intellectually disabled. This is the score and this is the terminologies that we use to refer to them. उसके बाद we have 3 terminologies: giftedness, talent and prodigies. टैलेंट का मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में रिमार्केबल एबिलिटी होना. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गुड एट सिंगिंग, दैट इज योर टैलेंट. इफ you're good at painting, that is your talent. If you're good at dancing, that is your talent. और giftedness का मतलब है a wide variety of areas where you can actually perform well. यानी कि if you're good at singing, painting and dancing, all of this if you're good at, then that means giftedness is there. And prodigy मतलब highly talented. Somebody who's highly talented is known as a prodigy. एक और बात जो इसमें है, that is कि it has been suggested by psychologists that giftedness from the teacher's point of view depends on a combination of high ability, high creativity and high commitment. So it depends on the teacher कि वो किसको एक giftedness की कैटेगरी में डाल रही हैं और किसको नहीं. Now there are some characteristics which parents get to know at early stages of the child's life. So the child is advanced in logical thinking, questioning and problem solving behavior. High speed in processing information is there. Superior generalization and discrimination ability is there. चीज़ों में फर्क करना जानता है. Advanced level of original and creative thinking, high level of intrinsic motivation and self-esteem, independent and non-conformist thinking, preference for solitary academic activities for long periods. So these are the characteristics of a gifted child, which are important to know. And performance on intelligence tests is not the only measure for identifying the gifted. There are so many other things as well. Judgment of teacher, school achievement records, parents interviews, peer and self ratings, इतनी सारी चीज़ों को मिला के इन अ कॉम्बिनेशन असेस किया जाता है उस बच्चे की मेंटल एबिलिटी को, उसके पोटेंशियल को.
कि whether that child is actually gifted or not. Now moving forward to types of intelligences. There are three types of intelligence tests: individual or group tests, verbal, non-verbal or performance tests, culture fair और culture bias test. इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट में क्या फर्क है कि किसी इंडिविजुअल का टेस्ट लिया जा रहा है या फिर किसी ग्रुप का टेस्ट लिया जा रहा है. वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. इंडिविजुअल में एक पर्सन को एक टाइम पे देखा जाता है, ग्रुप में बहुत सारे लोगों का टेस्ट एक साथ ले रहे होते हैं तो फिर उस टेस्ट की सेटिंग थोड़ी अलग होती है. वर्बल, नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट में वर्बल यानी वर्बल वो लोग देते हैं जिनको पढ़ना लिखना आता है. नॉन वर्बल इज थ्रू सिंबल्स फॉर इलिटरेट पीपल. परफॉर्मेंस टेस्ट इज जब आप किसी चीज को एक्चुअली करके दिखा रहे हो. दैट इज परफॉर्मेंस टेस्ट. That this can be done for both literate and illiterate people. Third type of test is culture fair और culture bias test. इसमें क्या होता है कि एक कल्चर के अकॉर्डिंग अगर कोई टेस्ट डिजाइन हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर कोई इंडियन सोसाइटी के हिसाब से कोई टेस्ट डिजाइन हुआ है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल इन द वेस्टर्न सोसाइटी. और वेस्टर्न सोसाइटी के हिसाब से जो टेस्ट डिजाइन हुआ है, that is not applicable in Indian society. So this is culture fair और culture bias test. क्योंकि responses बहुत ही अलग आएंगे and then the results are going to be very absurd, I'd say. This is this is that, and this is an item from Rabin's progressive matrices test. ये एक example है of a performance test. इसके बाद we have this section of the book जिसमें सारे टेस्ट जो भी डिजाइन किए हुए हैं बाय इंडियन साइकोलॉजिस्ट हैव बीन मेंशन्ड. एंड प्लीज इसे पढ़ लेना, इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया वाले पोर्शन को, बिकॉज आई थॉट इट वाज नॉट दैट इम्पोर्टेंट एंड आई लॉस्ट अ मार्क इन दिस. 1 मार्कर्स में ही आएगा, सो इट इज इम्पोर्टेंट. सो प्लीज लर्न कि कौन से साइकोलॉजिस्ट ने कौन सा टेस्ट बनाया है एंड किस लैंग्वेज में बनाया है. उसके बाद आता है कल्चर एंड इंटेलिजेंस बाय वाइगॉत्स्की. इसमें इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अंडरस्टैंड टू हाउ टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट इन दिस अप्रोच, राइट. सो इसमें दो अप्रोचेस हैं, एक इंडियन अप्रोच है, एक वेस्टर्न अप्रोच है. इंडियन अप्रोच में वो ये कह रहे हैं कि इंटेग्रल इंटेलिजेंस है और कलेक्टिविस्टिक अप्रोच है. इसका मतलब क्या है, द नॉट एक्चुअली स्टेजेस, क्योंकि वो एरो बनी है, द नॉट स्टेजेस, बट एक बात है कि उसको इंटेग्रल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है, उसको कलेक्टिविस्टिक अप्रोच में भी लिया जाता है. तो जो इंटेग्रल इंटेलिजेंस होती है वो लोगों को साथ लेकर चलती है. emphasis is its emphasis is on connectivity with the social and world environment. एक होलिस्टिक पर्सपेक्टिव से अटेंशन दी जाती है टू कोग्निटिव एंड नॉन कोग्निटिव प्रोसेसेस और उनकी इंटीग्रेशन को भी एज वेल. सो इसी को इंटेग्रल इंटेलिजेंस बोलते हैं. संस्कृत में जो बुद्धि वर्ड है वो इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट. सो दिस इज व्हाट इंटेग्रल इंटेलिजेंस इज. टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस इज के दे their intelligence is based more on skills and जो उनकी child rearing practices हैं that foster skills of generalization and abstraction, speed, minimal moves, mental manipulation. So this is what they are teaching their children. उनकी societies are technologically advanced and because of that the children are also like that. Now another thing that is there is Indian society में there is collectivistic approach and western society में there is an individualistic approach. इंडियन सोसाइटी में हम चाहते हैं कि हम हर किसी को साथ लेकर चले और उसी तरीके से हमारे दिमाग चलते हैं. वेस्टर्न अप्रोच में वेस्टर्न सोसाइटी में इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच रहती है. वो अपने बारे में सोचते हैं और अपने लिए करते हैं जो करते हैं. दे डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर्स हैव टू से इन देयर मैटर, राइट. दिस इज व्हाट
is culture and intelligence, according to Vygotsky, a Russian psychologist. अब इसमें इंटेग्रल इंटेलिजेंस जो है उसमें there are these four in competencies that are followed in Indian tradition. First is cognitive capacity, then is social competence, then is emotional competence, and then is entrepreneurial competence. Cognitive capacity में क्या होता है? There is sensitivity to context, understanding, discrimination, problem solving, and effective communication. Social competence में respect होती है, commitment होती है for elders, young, and the needy. Concern होता है for others. That is what I'm saying. वो सबको लेकर चलते हैं. Emotional competence में self regulation, self monitoring of emotions, honesty, politeness, अपने आप को बहुत ही अच्छे तरीके से लेकर चलना, अपने आप को समझना, अपने इमोशंस को समझना. Entrepreneurial competence में they're talking about commitment, persistence, patience, hard work, vigilance, and goal directed behaviors. So this is what integral intelligence actually complies of: cognitive capacity, social competence, emotional competence, and entrepreneurial competence. इसके बाद emotional intelligence. Emotional intelligence का concept हमें दिया था सैल्वे एंड मेयर ने, और उन्होंने इमोशनल क्वेश्चन का भी कॉन्सेप्ट हमें दिया. The notion of emotional intelligence broadens the concept of intelligence beyond the intellectual sphere domain and considers that intelligence includes emotions. What they're trying to say is that intelligence is not only in other domains of life, it also includes emotions. It also includes your emotions in that. Emotional intelligence में जब आप अपने इमोशंस को समझते हो and you know how you're going to regulate your emotions, how you are going to react in certain situations, that is what emotional intelligence is. और इसी को measure करने के लिए we need emotional quotient. सैल्वे एंड मेयर ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया और they considered emotional intelligence as the ability to monitor one's own and others' emotions, to discriminate among them, and to use the information to guide one's thinking and actions. So, not only your own emotions, but also other people's emotions. So, you should know how to balance them, how to regulate them. That is what emotional intelligence and emotional quotient is. This is उसके बाद we will be talking about. इसके बाद they're talking about aptitude, nature and measurement. इसके बारे में we've already talked. They are talking about aptitude in detail. यहाँ पर थोड़ा सा you can give it a read, you'll understand. Aptitude refers to special abilities in a particular field or activity. It is a combination of characteristics that indicates an individual's capacity to acquire some specific knowledge or skill after training. तो ट्रेनिंग लेने के बाद या कुछ चीज को सीखने के बाद उसको कितने अच्छे तरीके से यू ग्रास्प्ड इज व्हाट is known as aptitude. Then we have creativity and intelligence by Terman. 1920s में इन्होंने ये चीज दी कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस को कैसे एक साथ पढ़ सकते. अब इसमें what he's trying to say is कि जो इंडिविजुअल क्रिएटिव है वो इंटेलिजेंट होगा, but it is not important that a person who is intelligent is also creative. This is what he is trying to say. So यहाँ पर भी when you give it a read you will understand. Sorry. So now when you give it a read you will understand कि how he has correlated creativity and intelligence. ज़्यादा नहीं है, बस इतनी सी बात ही समझनी है इसमें. And with this, we end our chapter. So this was it for the video. I hope you liked the video. And do tell me where I have to improve. I definitely do have to improve a lot. I know that.
because this was my first video, so please bear with me. You can reach out to me with your doubts and your suggestions on my Gmail. Thank you for your support. Keep loving and watching and shine bright. Lots of love. Thank you, guys.